कभी कभी ना अंदर ही अंदर एक बहुत ही शांत सा अजीब सा बदलाव महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी की पूरी पुरानी जिंदगी बिखर रही है। और ये काफी डरावना भी हो सकता है, क्योंकि आसपास के लोग इसे समझ नहीं पाते। लेकिन सोचिए, अगर ये बिखरना, ये टूटना असल में टूटना हो ही नहीं, क्या हो अगर ये एक नए दौर की शुरुआत हो? क्या हो अगर ये उस पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता हो जिसमें हम सब कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस करते हैं? ठीक है, तो इस पूरे सफर को हम 3 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे कि वो बाहरी पिंजरा क्या है जो समाज ने हमारे लिए बनाया है। फिर हम उस अंदर की लड़ाई को समझेंगे जो हमारे अपने मन में चलती रहती है। और आखिर में हम आज़ादी के उन 5 संकेतों को पहचानेंगे जो ये बताते हैं कि कोई इंसान अपनी शक्ति वापस पा रहा है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे ज़रूरी आइडिया है, जिसे दुनिया ब्रेकडाउन या संकट कहती है। वो असल में एक बहुत ही गहरा पर्सनल लेवल का पुनर्गठन होता है। ये टूटना नहीं है, ये एक पिंजरे से बाहर निकलना है। तो चलिए शुरू करते हैं बाहरी पिंजरे से, वो सिस्टम जो हमें अंदर से फंसा हुआ महसूस कराता है। देखिए, जिस सिस्टम में हम पैदा होते हैं ना, वो बिल्कुल एक कसीनो की तरह है। इसे बनाया ही इसीलिए गया है कि आप इसमें हिस्सा लें, जीतने के लिए नहीं। चाहे वो इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए कोचिंग क्लास का प्रेशर हो या फिर कॉर्पोरेट दुनिया की चूहा दौड़, ये पूरा खेल आपको नियमों के अंदर रखने के लिए ही बना है, ताकि आप बस खेलते रहें। और ये सिस्टम हमें इस ट्रेडमिल पर दौड़ाए रखने के लिए ना 3 गाजरों का इस्तेमाल करता है। सबसे पहला है स्टेटस, मतलब एक बड़ी सी आईटी कंपनी का जॉब टाइटल। दूसरा है वैलिडेशन, मतलब अरे भाई लोग क्या कहेंगे, इसी डर से की गई शादी। और तीसरा लेगेसी, ये एक झूठा सा दिलासा है कि आज की जो भागदौड़ है वो कल को बेहतर बनाएगी, जबकि हकीकत में ये सिर्फ हमें थका रही है। और यहीं पर लाइफ कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। कभी बैठकर सोचिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए ली गई उस कार की ईएमआई चुकाने के लिए जिंदगी के कितने घंटे बेचे जा रहे हैं। ये सिस्टम हमें ऐसी चीजों के पीछे भगाता है जिनकी हमें शायद जरूरत ही नहीं, जबकि असल में हम चाहते क्या हैं? बस मन की शांति, ईएमआई से आज़ादी और अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी। तो फिर इस खेल से बाहर निकलने का पहला कदम क्या है? बस इसकी असलियत को पहचानना। जिस पल ये समझ आ जाता है कि ये एक कसीनो है, उसी पल न खेलने का फैसला लिया जा सकता है। लेकिन असली पिंजरा बाहर है ही नहीं। एक ज्यादा खतरनाक लड़ाई तो हमारे अंदर ही लड़ी जाती है, और वो है हमारा अंदरूनी पिंजरा। पर क्या हो अगर इस बाहरी सिस्टम ने हमारे अंदर ही अपना एक चौकीदार बिठा दिया हो? क्या हो अगर जेल बाहर नहीं, अंदर भी हो? तो मिलिए अपने अंदरूनी आलोचक से। ये कभी जिंदा रहने की एक तरकीब थी, बचपन में डांट या मुसीबत से बचने का एक तरीका। लेकिन अब ये एक ऐसा मेहमान है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा और हमारी ग्रोथ को रोक रहा है। सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसके माता पिता छोटी छोटी गलतियों पर भी भड़क जाते थे। वही बच्चा बड़ा होकर एक ऐसा इंसान बनता है जो हर चीज में सिर्फ गलती ही ढूंढता है। इस अंदरूनी आवाज का सफर देखिए। बचपन में ये डांट से बचाने का एक तरीका था, फिर ये हर सिचुएशन में कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, इस डर में बदल गया। और अब बड़े होने पर यही आवाज बचपन की डांट को बार बार दोहराती है, जिससे घबराहट होती है और खुद को नाकाम करने की आदत बन जाती है। और मजे की बात यह है कि बाहरी और अंदरूनी सिस्टम एक दूसरे को मजबूत करते हैं। बाहर से कॉर्पोरेट दुनिया परफॉर्मेंस मांगती है और ठीक उसी समय अंदर से आलोचक की आवाज चिल्लाती है, तुम काफी नहीं हो और मेहनत करो। ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन जब ये बाहरी और अंदरूनी दबाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब एक बदलाव आता है। और ये टूटना नहीं है, ये तो शक्ति के साफ साफ संकेतों की एक सीरीज है। इसे ही कहते हैं ब्रेक थ्रू। तो चलिए उन 5 संकेतों पर नजर डालते हैं जो बताते हैं कि कोई इंसान बिखर नहीं रहा, बल्कि अंदर से खुद को फिर से मजबूती से बना रहा है। पहला संकेत, सहनशीलता की मौत, मतलब बकवास, अपमान और मामूली चीजों के प्रति टॉलरेंस अचानक से खत्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर मुंबई का वो आईटी प्रोफेशनल जो अब उन सहकर्मियों के लिए देर तक नहीं रुकता जो उसकी कोई कद्र नहीं करते। वो ठीक शाम 6 बजे ऑफिस से निकल जाता है और खुद को काफी हल्का महसूस करता है। दूसरा संकेत है लोगों का जाना,
लोग जिंदगी से अपने आप निकलने लगते हैं और उनको रोकने की, उनका पीछा करने की कोई इच्छा ही नहीं होती। सोचिए जरा दिल्ली की उस महिला के बारे में जो अपने फ्रेंड ग्रुप के लिए हमेशा सब कुछ करती थी, और जिस दिन उसने ये सब करना बंद कर दिया, पूरा का पूरा ग्रुप ही गायब हो गया। तब जाकर उसे यह एहसास हुआ कि वो दोस्त नहीं, बस एक सर्विस प्रोवाइडर थी। तीसरा संकेत, अकेलेपन की चाह। अब ये उदासी वाला अकेलापन नहीं है, ये एकांत है। अकेलापन एक पिंजरा है तो एकांत एक किला। जैसे बैंगलोर का वो नौजवान जो नेटवर्किंग इवेंट्स छोड़कर वीकेंड पर घर रहता है और एक साइड प्रोजेक्ट बनाता है जो आखिर में उसकी सैलरी की जगह ले लेता है। वो दुनिया से छिप नहीं रहा था, वो कुछ नया बना रहा था। चौथा संकेत, इमोशनल डिटैचमेंट यानी भावनात्मक अलगाव। आपका नर्वस सिस्टम रिएक्ट करना बंद कर देता है और सिर्फ चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। ये सुन हो जाना नहीं है, ये अपनी भावनाओं पर काबू पाना है। जैसे पुणे का वो मैनेजर, जब उसका बॉस उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो उसे खुद का बचाव करने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। वो बस शांति से फैक्ट्स के साथ जवाब देता है। और फिर आता है पांचवा और आखिरी संकेत, शून्य की स्पष्टता। दिमाग एकदम शांत हो जाता है और हर उस आवाज को बाहर निकाल देता है जो उसकी अपनी नहीं है। जैसे चेन्नई का वो आदमी जो अपनी इस गैर जरूरी कार बेचता है, एक नए शहर में शिफ्ट होता है और अपनी शर्तों पर एक नया बिजनेस शुरू करता है। उसे आखिरकार वो क्लैरिटी मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। और यही एकांत को अपनाने का आखिरी नतीजा है। एक इंसान जिसे अकेले रहने में सुकून मिलता है, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो हर स्टेज कोई नुकसान नहीं था, बल्कि एक नए ढांचे को बनाने के लिए पुराने को गिराने का एक बहुत ज़रूरी कदम था। सहनशीलता की मौत ने शोर को साफ कर दिया। जो लोग चले गए उन्होंने दिमाग से कन्फ्यूजन हटा दी। एकांत ने नई चीज़ों के लिए जगह बनाई। अलगाव ने बाहरी दखलंदाजी को ख़त्म किया और आखिर में उस खालीपन ने स्पष्टता ला दी। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हम इस दुनिया को अपनी भागीदारी देने के कर्जदार नहीं हैं। ये एहसास ही अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की आज़ादी की चाबी है। ये आइडिया इस बात को और भी पक्का करता है कि असली शक्ति सिस्टम द्वारा बनाई गई इच्छाओं से खुद को अलग करने में ही है। सबसे बड़ा विद्रोही काम वो है जब हमें उनकी बेची हुई कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये एक ब्रेकडाउन है या एक रीस्ट्रक्चरिंग? ये कोई मजबूरी में हुआ पतन नहीं है, ये एक सचेत और शक्तिशाली विकास है।